आप ठहर जाएं तो चलेगा, आप ठहर जाएं तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए। क्योंकि सोच ठहर गई तो क्योंकि सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी दोस्तों, जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। तो बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर को इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे सभी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसे कि चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी पास किससे करते हैं। पास होने का मतलब क्या है मेरा, देखिए जैसे मैंने एक नीचे डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे कि मतलब जैसे बैटरी है, बैटरी के दो कॉर्नर्स है उन्हें ऐड किया गया है, इसे नेगेटिव से पॉजिटिव, और बल्ब में बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को लेके जा रहा है बैटरी के हेल्प से, ऐसा स्विच वायर में होता है। तो ये वायर्स किस चीज़ की बना सकता हूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि विच टाइप ऑफ वायर आई कैन यूज, और दूसरा विच मटेरियल आई कैन यूज। क्या एक ही वायर है, एक ही मटेरियल है जिसे यूज कर सकते हैं? नो बेटा, देयर आर सो मेनी वायर्स। ठीक है, तो वो वायर्स कौन कौन से होंगे, उन्हें जो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर का मैं पढ़ देता हूँ। द मटेरियल व्हिच कैन अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड कंडक्टर। इससे पहले शायद आपने कंडक्टर का डेफिनेशन ये पढ़ा हो, व्हिच कैन अलाउ करंट थ्रू इटसेल्फ इज कंडक्टर। तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ये है, मैं बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी बच्चों, हाँ बच्चों बीच में मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें, बताएं वीडियो कैसी बनी है ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके आप लोगों से। तो बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों 1897 में डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन नाम की भी कोई चीज़ है। और जो करंट है जो जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं, जो कि आपका डीसी, जैसे आपने डीसी जो आपने बहुत सुने होंगे, डीसी हिस्ट्री वगैरह में, उस टाइम में डिस्कवर हुआ। मतलब करंट तो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा था, बट करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक डिस्कवरी कब हुई 1897। तो काफी बुक्स है जहाँ पर फ्लो ऑफ करंट लिखा होता है, बट अब देखिए मैं आपको एडवांस पढ़ा रहा हूँ, एडवांस टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जायज है कि आपको एडवांस पढ़ाया जाए। इलेक्ट्रॉन होता है जो अलाउ करता है कंडक्टर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा कि क्या है, सॉरी, तो उसे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो ये आपका डेफिनेशन है, विद डेफिनेशन आपको करना है। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इट ऑफर द लो अपोजिशंस द फ्लो ऑफ करंट, मतलब अपोजिशंस मतलब उसका अपोज कम करती है जो फ्लो ऑफ करंट होता है। कैसे कैसे मटेरियल होते हैं, जैसे सिल्वर की स्पून देखिए आपने, सिल्वर स्पून आपने सुना भी होगा, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ तो स्पून, सिल्वर स्पून। ओके, गोल्ड ब्रिक्स में देखा होगा आपने अक्सर। कॉपर वायर तो आपने देखी हुई है। स्टील आपने रोड्स वगैरह जैसे घरों में हैमर वगैरह यूज करते हैं। सी वाटर 8th क्लास में पढ़ाया जाता है कि प्योर वाटर इज कंडक्टर, या फिर आपका सी वाटर, तो उसमें बताया गया सी वाटर इज अवर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है कि खासियत देखिए, मैंने कॉपर को यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया है, केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 8 है। नेक्स्ट वाले में आप देख सकते हैं कितने जा रहे हैं आपको, 18 जा रहे हैं। फिर लास्ट में एक बचा हुआ है इसका, क्योंकि इसके 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लास्ट वाला ऑक्टेट जो है इसका, उसमें बस एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि कॉपर के एक करके कहते हैं, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो आपने ये 63 जो इसका एटॉमिक मास है, जिसे ग्राम में कंसीडर किया जा सकता है। ग्राम में कंसीडर करने के बाद 63 ग्राम में कितने कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपने एवोगाड्रो नंबर का नाम सुना होगा बच्चों, 10 टू पावर 34, 6.025 34 एवोगाड्रो नंबर। 9th क्लास में समझाया जाता है कि एक मॉलिक्यूलर मास में कितने कॉपर के जैसे या किसी के भी एटम हो सकते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर कितने होते हैं एक मॉलिक्यूलर मास में, तो 63 में इतने, तो हर किसी में एक इलेक्ट्रॉन। तो मान रहे हो ना 63 ग्राम होते कितना है, पेन से ये पेन ज्यादा उससे हैवी है, तो 63 तो बहुत कम होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन सर, हाँ अरबों में देख, जैसे 34 को 21 से अगर आप काउंट करो नहीं कर पाओगे। तो इज इट क्लियर कि बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट के इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ऐसे ही मैंने यहाँ पर एटॉमिक सिल्वर का लिया हुआ है। तो सिल्वर में भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एटॉमिक मास जो है 107 है, मतलब 107
ग्राम का जो एटॉमिक मास होगा उसमें 1 एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं 6.023 × 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब समझ रहे हो ना। 107 ग्राम तो 100 ग्राम आपने देखा होगा, बहुत चीजों को लाते हो, उसमें अगर सिल्वर को 100 ग्राम ले आए हैं तो उसमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन मिले। इनकी जीरोस को काउंट कर लो, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 10 अरब कितने कर ले जाओगे, 10-12 तक आती है आपके। तो इतनी बड़ी अमाउंट होती है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लार्ज अमाउंट को करते हैं। तो आई होप आप दोनों से स्ट्रक्चर से वाकिफ होंगे। अब इनमें से कौन सी वायर्स बनाई जाती है, तो घरों के लिए कॉपर वायर को यूज किया जाता है, होम्स के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जैसे मोबाइल का सर्किट हो गया, उसमें जो वायर्स क्रिएट होंगी दैट विल बी क्रिएटेड बाय सिल्वर। आई होप इतना क्लियर हो गया है। अब चलते हैं थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल से ही तो आपको याद करना था, मैंने एग्जांपल भी आपको कराया। अब आता है इंसुलेटर। व्हाट इज इंसुलेटर? तो द मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को पास ना होने दे अपने अंदर से, उसे इंसुलेटर कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे क्यों सर, हमने तो करंट पे पढ़ा हुआ है बेटा, ठीक है पढ़ा हुआ, बट एडवांस टेक्नोलॉजी से अब हमें क्लियर है 1897 से कि वो फ्लो जो करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन तो मैंने इसलिए इलेक्ट्रॉन को लिया है, कोई बड़ी बात तो नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने इंसुलेटर का कुछ सर्किट दिखाया है कि इंसुलेटर का जो भी एटम होता है, जैसे सेंटर वाला एटम लिया है मैंने, ठीक है, ये सेंटर एटम चारों तरफ से अपने सब एटम से ज्वाइंट होगा। सब एटम से जैसे कि इसको लोगे तो इस पे 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी दूसरों से कंप्लीट कर दी गई है। मींस नो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके जो एटम बनता है। अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो अलाउ किसको करेगा, क्योंकि अलाउ करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो इसलिए इंसुलेटर वो कहे गए हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो इंसुलेटर का मैंने दिखाया है। अब इंसुलेटर्स के आपने शेप देखी होंगी, जैसे टायर जो होता है गाड़ी का वो किसका होता है, रबड़ का टायर की शेप में दिखाया मैंने। ग्लास ऑफ मतलब प्लास्टिक ग्लास है जो, दैट विल बी, या कांच का ग्लास से, दैट विल बी इंसुलेटर। उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ऑयल दैट इज नॉट कंटेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डायमंड दैट इज आल्सो नॉट कंटेनिंग ए फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्राई वुड इज आल्सो नॉट कंटेनिंग। अब काफी बच्चे सोचेंगे डायमंड इज टू कॉस्टली। अभी सर ने कहा सिल्वर करता है बट डायमंड नहीं करता। गोल्ड भी करता है सर का AU, बट डायमंड नहीं करता बेटा। Here we are discussing about the electron insulator. We are not discussing which one is cheapest and which one is most costly. तो डायमंड को कॉस्टली पे नहीं देखना, आपको देखना है कि इंसुलेटर है या फिर आपका कंडक्टर। तो डायमंड क्या है बच्चों? कंडक्टर। इट इज योर कंडक्टर। ओके, अब आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतना अगर आपको क्लियर हुआ है तो आपका बेस बन चुका है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जैसे कि चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 12। अब बात करते हैं आगे चल के कि आगे हमें क्या चीजें आनी चाहिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो हमारा एक क्विक रिवीजन वीडियो है बच्चों, आपको पता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को आपको आना चाहिए। जैसे तो वायर्स के बीच में मैंने कुछ दिखाया है, यू कैन आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दिस इज योर इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन फिजिक्स में कैसे लिखे, ये तो सर वायर्स का है तो मैं डेली देखता ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इलेक्ट्रिक करंट मैंने देखा हुआ, सो मैंने आई ऑब्जर्व, कई बार शॉर्ट सर्किट में आपको ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक इसका कैसे लिखें, देखिए डेफिनेशन के लिए मैं तो प्रीफर करता हूं फॉर्मूला I = Q/T। फॉर्मूला याद कीजिए, आफ्टर फॉर्मूला आपको बहुत सी चीजें याद हो जाएंगी। तो वो भी मैं बता देता हूँ, पहले बुक का पढ़ देता हूँ। बुक में क्या लिखा होगा, द अमाउंट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कह रहा है कि कोई किस एक अमाउंट, मतलब कुछ भी, जैसे कि इस वायर का एक अमाउंट इस वायर से निकल रहा है चार्जेस का, जैसे यहाँ से निकल के आ रहा है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इस वायर को अगर ध्यान से देखें तो ये वायर ऐसी होती है, वायर को इधर की तरफ से देखें, फ्रंट की तरफ से, तो यहाँ एक एरिया कंसीडर किया जाता है, इसे क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। और इसके ऊपर जो एरिया होता है उसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। इज इट क्लियर? हाँ भाई सर क्लियर है। तो बच्चों आपको क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जितना भी यूनिटी रखेगी उसे करना है, आप क्या कहेंगे करंट। जैसे कि इस वायर में से, इस क्रॉस सेक्शन में से निकला हुआ करंट आपका करंट का डेफिनेशन बनेगा। फॉर्मूले से कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। अभी थोड़ा सा यहाँ पर एक और देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखिए रियल एग्जांपल तो यही है कि एक बैटरी होती है, एक सेल जैसे एक बैटरी की तरह बिहेव कर सकता है। उसमें एक पॉजिटिव होता है, क्या होता है बच्चों? वेरी गुड, नेगेटिव। आप इंटेलिजेंट तो लगे रहे हैं मुझे, आगे आप अपने आप को प्रूफ कीजिए। तो
तो अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल को बल्ब के किसी न किसी टर्मिनल से जोड़ेंगे आप लोग। आप कोई बच्चा सोच रहा होगा बल्ब तो सर ऐसे नहीं जुड़ा होता, मतलब बल्ब पे तो ऐसे दो वायर्स जाती है, बल्ब ऐसे लगा होता हमारा, उसमें ऐसे वायर्स लगे होते, दो वायर्स ऐसे पैरेलल जाते हैं, और आप लेके जा रहे हो सर ऐसे, मतलब वायर को लेके गए कोई ऐसे करके, तो ये क्या है सर, हमारी लाइन पैरेलल क्यों नहीं है? तो बेटा हम देखिए डायग्राम बना रहे, रियलिटी नहीं बना रहे, तो हम थोड़ा सा स्किप देंगे। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बच्चों, वो एक ऐसी वायर्स में दिखाया जाता है कि मतलब जो पैरेलल लाइन है उसको एक को इधर से ले गया मैं, एक को इधर से ले गया। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से भी करंट जाएगा और नेगेटिव से होता हुआ इंटर हो जाता है वापसी उसी के अंदर। अब कह रहे हो कोई बच्चे डिस्चार्ज क्यों हो जाती है? भाई डिस्चार्ज इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को, इसकी एनर्जी को इस बल्ब ने यूज किया है, इस कारण ये डिस्चार्ज भी हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक करंट देखा, बल्ब ऑन हो गया है। तो अब देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले से जैसे मैं बता रहा था इसकी डेफिनेशन याद करनी होती है, तो डेफिनेशन कैसे याद करेंगे? फॉर्मूले से लिख सकते हो आप। पहले तो जो सिंबल होता है उसको बोलना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में तो कंडक्टर में तो चलेगा बेटा, जैसे वायर की मतलब जो वायर है ये किसी कंडक्टर की बन सकती है, या ये फिर आप कॉपर की कह सकते हो। तो कंडक्टर को कह रहा होगा सिल्वर की बना सकते हो, हाँ बच्चे बना ले, बट प्रॉब्लम ये है सिल्वर बहुत कॉस्टली है, कल को कोई चोरी करके ले गया पता चले, इतने का तो आपका करंट का, बिजली का बिल नहीं बचेगा जितना आपका वायर का कॉस्ट चला जाएगा। तो इसका मतलब ये कॉपर में सबसे सस्ती होती है, कॉपर सबसे बेस्ट होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वायर में तो करंट चल रहा होगा, तो मैं इस फॉर्मूले से और इस डायग्राम से डेफिनेशन बना रहा हूँ आपके लिए, और आप लोगों को भी बनानी आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ कंडक्टर, जैसे कंडक्टर में चल रहा कंडक्टर वायर, मतलब मैंने अभी तक आई को डिफाइन किया, अब मैं इक्वल को डिफाइन करने जा रहा हूँ। इज डिफाइंड, इक्वल को डिफाइन कर दिया, इज डिफाइंड नेम से, इज डिफाइंड पर यूनिट। ये देखिए इस वाले सिंबल को आप क्या कह सकते हो? पर यूनिट। पर यूनिट चार्ज, अब चार्ज तो देखिए वायर्स के अंदर से फ्लो हो रहा है, आपको पता है ना, ये चार्ज इसके अंदर से यहाँ से फ्लो कर रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम टेकन, जैसे कि यहाँ से मान लो 10 सेकंड तक आपने ऑब्जर्वेशन दी, तो 10 सेकंड तक चार्ज यहाँ से निकल के बार बार इसमें आता रहा, चलता रहा, आता रहा, चलता रहा, तो इससे क्या करोगे? पर यूनिट फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम। तो आई होप आपको डेफिनेशन बनाई हो, काफी बुक्स में ऐसे डेफिनेशन भी लिखी होती है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आप कैसे भी बना सकते हैं, दोनों से मैंने आपको दिखाया। अब फॉर्मूले का क्या बेनिफिट होता है? फॉर्मूले का ना एक चीज बेनिफिट और भी होता है, जैसे कि अब एक क्वेश्चन यहाँ इंपोर्टेंट बनता है, 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। सर ये 1 कूलम क्या है? कूलम चार्ज की यूनिट है, एम्पियर करंट की यूनिट है, सेकंड टाइम की यूनिट है। तो 1 कूलम का क्वेश्चन आता है, यहाँ पर डिफाइन करना होता है, तो कैसे डिफाइन करें? तो उसके लिए मैं ट्रिक लिख देता हूँ, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप। पहले आप लेंगे नेम किसका, आपने डेफिनेशन जब बनाएंगे उसमें क्वांटिटी का नेम लेंगे, फिर यूनिट का नेम लेंगे, ठीक है। क्वांटिटी और यूनिट ऐसे नेम बनाते, देखिए कैसे। जैसे क्वांटिटी किसकी है? 1 एम्पियर करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट, चलिए ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, यूनिट का नाम लीजिए फिर क्वांटिटी का नाम लीजिए। तो यूनिट है 1 एम्पियर, तो 1 को 1 ना कह के यूनिट कहते हैं, 1 को क्या कहा जाता है? यूनिट, 1 का नेम है यूनिट। तो यूनिट करंट, यूनिट एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड यूनिट कूलम ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। देखिए कैसे किया सर ने, बहुत सिंपल था। सर ने पहले यूनिट का नाम लिया, फिर एम्पियर करंट का नाम लिया। किसका एम्पियर करंट है? क्वांटिटी का। क्वांटिटी क्या है? करंट। तो यूनिट एम्पियर करंट इज डिफाइंड, अब 1 कूलम को करता हूं डिफाइन, यूनिट कूलम ऑफ चार्ज। अब इसको करूंगा तो इस पहले पर को करना पड़ेगा, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो आई होप आपको बनानी आई होगी, नहीं आई होगी तो एक दो बार वीडियो को देखिए, सीख जाओगे। हर किसी को डिफाइन करेंगे, पहले यूनिट को अपने वर्ड्स में डिफाइन करेंगे, फिर यूनिट के बाद क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे। तो यूनिट एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज यूनिट कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम। ऐसे क्वेश्चंस आपके अक्सर पास आएंगे फॉर्मूले के ब्याज पे। अब देख लेते हैं इसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। देखिए दिस इज योर एमीटर, जो आप प्रैक्टिकल लैब्स में यूज करते हैं, कुछ ऐसे प्रकार का होता है। माइक्रो एम्पियर दिखा रखा है, जो एम्पियर आपको पता है किसकी यूनिट, अभी मैंने बात करी किसकी, करंट की। और ये आज की डेट में डिजिटल डिवाइसेस है, जैसे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिशियन आता है,
सर वो भी तो करंट को मेजर करता है। हाँ बच्चे, करता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर। तो उसके बाद तो सर मैंने ये वाला एम्पियर नहीं देखा, उसके बाद तो ऐसा था करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो दिस आर आवर न्यू मतलब टेक्नोलॉजी। टीवी वगैरह वाले ऐसे ही 2 स्विचों को इनमें लगाते हैं और फिर करंट को मेजर करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की डिवाइस है और ये आपकी लैब का डिवाइस है। तो आपसे पूछा जा सकता है विच डिवाइस यू यूज फॉर मेजरिंग ऑफ करंट। तो आप वहां नेम किसका डालोगे बेटा? एमीटर। एमीटर होता है, इसे कहते हैं। ओके, कूलाम मतलब 1 एम्पियर को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कूलाम सेकंड इनवर्स। हाँ लिख सकते हैं, अभी बताया 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड। तो इसे सेकंड को ऊपर लेके जाओ तो इनवर्स बन जाएगा। तो इसमें ऐसे लिखा जा सकता है, और एम्पियर तो होता ही है। इलेक्ट्रिक जो है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी 9th क्लास में पढ़ी थी, आप शायद भूल गए होंगे, बट ये 1 मार्क्स में याद रखने की चीज है। स्केलर मतलब नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन मतलब ओनली एम्पलीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। तो इसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। और इसका जो मेजर किया जाता है उसे एमीटर से किया जाता है, ऊपर दिखाया है। तो आई होप आप अगर करंट में कुछ भी क्वेश्चन आए, डेफिनेशन आए, उसके लिए कोई छोटा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना पड़े तो बैटरी को कैसे बनाते हैं आपको पता है। ये तो आपका रियल लाइफ का एग्जांपल है, पर बुक में कैसे बनाते हैं आपको पता है ना। बैटरी को एक बड़ा टर्मिनल, एक छोटा टर्मिनल। बड़ा वाला टर्मिनल किसके लिए जाएगा? नेगेटिव के लिए जाएगा, और बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव के लिए। फिर वहां से 2 वायर लोगे, वायर ले लो, फिर यहाँ पर आके क्या बना दो बच्चों? बल्ब, ये बन गया। तो ये आपका सर्किट डिवाइस होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर किया मैंने, फॉर्मूला आपको क्लियर किया है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको क्लियर किया है, टेक्नोलॉजी वाला इंस्ट्रूमेंट भी आपको क्लियर किया है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ये सर्किट के अंदर कैसे चलता है। तो बच्चों सांस ले लेता हूँ मैं भी, आप भी ले लो 2-2। चलो अब सांस पूरी होगी, आज आप पॉज करके लीजिए। ओके, पानी वानी पीजिए। हाँ भाई पानी दे दो बिना भाई, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को लेकर। देखिए अब कहानी थी 1897 की, जैसे मैंने बताया 1897 में कौन डिस्कवर हुआ? फोटोन को पकड़ गया। कौन डिस्कवर हुआ? इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप पकड़ सकते हो, आपकी क्षमता बहुत अच्छी है बच्चे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई 1897 में हुई, मतलब इस वायर के अंदर जो सच्चाई के अंदर फ्लो कर रहा था वो हमें पता चला 1897 में कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्लो कर रहा था। हम अब तक ये सोच रहे थे कि करंट ही चल रहा था। क्या चल रहा था? करंट। तो यहाँ 2 डिस्कवरीज को कोलैप्स करना पड़ा है, करंट को और एक इलेक्ट्रॉन को। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन क्या है? क्योंकि हमें जब डिस्कवरी क्लियर हुई हमने देखा कि करंट के अपोजिट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन से। मतलब जो हम पढ़ रहे थे आज तक कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, वो सच्चाई में तो नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहा था, क्योंकि करंट किसके ऊपर डिफाइन कर रहा था? इलेक्ट्रॉन के। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कल को नई डिस्कवरी हो जाए, हमें वो पढ़नी पड़ेगी। बेटा देखिए बुक्स में जल्दी से चेंज नहीं होते, अगर चेंज होते तो करंट का नाम निकाल देते। बुक्स में लंबे समय के लिए चलती है। हाँ, कल इलेक्ट्रॉन से भी छोटी चीज अगर आप डिस्कवर कर सकते हो तो आपको पढ़नी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से आपको पता है मास में भी बहुत अंतर होता है। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मीन्स प्रोटॉन बहुत छोटा होता है बच्चों, 2000 गुना टाइम्स छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ये डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है, सुना? ये डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई। क्यों ऐसा हुआ कि मास ऑफ प्रोटॉन है वो 2000 टाइम ज्यादा है जिससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आई होप मेरी बात, मैं वीडियो लेंथी बनाता जा रहा हूँ, मेरी यही प्रॉब्लम है। तुम लोग इसलिए व्यूज भी नहीं देते, व्यू नहीं देते तो मेरा काम नहीं होता। हाँ तो भाई चलते हैं, ये सर्किट है आपका, ठीक है। उस बैटरी को सिंबल को मैंने पॉजिटिव नेगेटिव से दिखा दिया, जैसे बैटरी का है। यहाँ पर मैंने डायरेक्शन दिखाई है, अंदर वाली डायरेक्शंस हैं जो किसको दिखाती है। आपने यहाँ पर लिखा है कन्वेंशनल करंट। ये पेपर में डायग्राम आ सकता है, एडिटिंग डायग्राम बनाना है, कोई चेंजेस नहीं करने। और यहाँ पर मैंने डायरेक्शन दिखाई किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो इधर की तरफ राइट की तरफ जा रहे हैं दीज आर योर कन्वेंशनल करंट, और जो इधर की तरफ आ रहे हैं दैट इज योर इलेक्ट्रॉन। कन्वेंशनल करंट का नेम होल भी होता है। अब कह रहे होगा बच्चा होल क्या है? देखिए फ्री स्पेस को होल कहा जाता है। ये आने वाले टाइम में आपके कॉन्सेप्ट को इजी बनाएगा। तो होल्स विल फॉलो फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन विल कम फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव। बैटरी क्लियर है, ये क्लियर है। अब ये क्या है? ये कुछ नहीं किया बेटा, मैंने वायर को जूम कर दिया इस एरिया से जूम कर, क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है।
इतनी अच्छी कि मैं आपको दिखा सकूं फ्लो होता इलेक्ट्रॉन। तो सारा कुछ एनिमेशन में समझाना पड़ रहा है आपको। तो आपको ये यहाँ पर लिख के भी दिया है मैंने डायग्राम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट में से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और फ्लो ऑफ होल्स मतलब करंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। एवरीथिंग इज क्लियर। तो देख लीजिए डेफिनेशन, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 1897 में सच्चाई में पता चला करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है, और हमने क्या पढ़ लिया, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब तो देखिए जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पता चला बुक्स में चेंज करी, किसी और साइंटिस्ट ने हमें नई डिस्कवरी दे दी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी चेंज नहीं हुई है, बस ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर खत्म है। अब बाकी मैं करंट ही करंट करते रहूंगा और उसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स की बातें करता रहूंगा। एक और मैंने डायग्राम लिया है, अगर आपको वो नहीं बनता तो ये बना सकते हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं इसे, कि भाई ये वोल्टेज का सोर्स है ऐसे, क्योंकि घरों में जो वोल्टेज आती है वो एसी होती है। 12th क्लास में आप पढ़ेंगे एसी और डीसी, इस बार सिलेबस से आप रिमूव कर दी गई है। और अगर ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो लॉकडाउन में नहीं थे तो उनके लिए रहेगी, ठीक है, कंपार्टमेंट वगैरह वालों के लिए है। तो डीसी और एसी क्या है, ये करंट्स होते हैं। तो जो बैटरी का दिखाया जाता है इसे डीसी करंट कहते हैं, और जो घरों में होता है उसे एसी करंट कहते हैं। तो एसी करंट पे अगर दिखाऊं मैं, एसी करंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जो जाएगा उसको कहोगे आप कन्वेंशनल करंट। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट लिख दिया मैंने, और जो नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ क्या लिख दिया मैंने, करंट, फ्लो ऑफ करंट। ये इलेक्ट्रॉन्स करंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स करंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स करंट कर लीजिए। इसे मैंने कंडक्टर बताया, इसे भी मैंने कंडक्टर बताया। जो ये नेगेटिव मैं दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा हूँ, जिनकी डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ होगी। वो दिखाना चाहिए था, मेरे गलती नहीं दिखा पाया मैं, या फिर मैंने पेज जो है ऐसा ले लिया आपके लिए। तो आप दोनों चीजों से आप अब अपने आप को क्लियर कर चुके होंगे। अब चलते हैं नए टॉपिक पे। मैं देखिए सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, आपके बोर्ड के सामने खड़ा हूं भाई, ये चीज समझ में नहीं आई मुझे आज तक, ठीक है, बट ऐसा नहीं मैंने आज तक मतलब ऑन एज तो मुझे समझ में नहीं आता था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है। टीचर बार बार कहता रहता था, मैं कहता था ठीक है बोल ले सर, आज आपका दिन है, फिर किसी दिन मैं बोलूंगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है मैं बहुत इजी तरीके से समझाने वाला हूँ। जस्ट बातों को सुने, एक बार दोबारा से वीडियो पॉज करके दोबारा से आगे पीछे जरूर देख लें। पहले ये बताता हूँ, ठीक है, अगर देखिए क्या होगा, अगर कोई टंकी है, जैसे घरों में टंकी होती है, ठीक है, और यहाँ पर टैब है, ठीक है, यहाँ पर टैब है, तो अगर टैब में पानी चाहिए तो आप लोगों को एकदम आइडिया हो जाता है कि पानी यहाँ से आएगा ऐसे नीचे की तरफ और सीधा टैब में यहाँ से आएगा, ठीक है। अगर मैं उल्टा कर दूं कि टंकी को नीचे कर दूं, टंकी को नीचे कर दूं और टैब को ऊपर कर दूं, क्या पानी आएगा? हाँ, घूम गए ना, तुरंत के तुरंत बताओ नहीं आएगा। अब मैं पूछूं साइंस क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स, तो आप कहोगे जब सर ये ऊपर था, जब टंकी ऊपर थी तो टंकी हाई पोटेंशियल पे थी। किस पे थी? हाई पोटेंशियल पे। और जो ये सर जो ये टंकी थी ये थी लो पोटेंशियल, जिसमें टैब कह सकते जैसे। तो सर जो भी चीज फ्लो करती है ना वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। जब भी टंकी का पानी ऊपर रखे होने के कारण हाई पोटेंशियल होता है, नीचे वो घरों में या टंकियों में टैब्स में पहुंच जाता है इजीली, ठीक है। अगर मैं कर दूं टंकी को नीचे तो आप कह दोगे तुरंत नहीं सर नीचे का पानी ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि नीचे है लो पोटेंशियल टंकी हो चुकी है लो पोटेंशियल पे और आप खड़े हैं हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर एक्सेस अमाउंट वाटर होगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आएगा, पर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो बेशक लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ नहीं जाते हैं। समझ गए? मान रहे हो नहीं समझे? अच्छा कह रहे हो समझ गए, ठीक है। तो अब देखिए एक और डायग्राम, जैसे कि अब क्या होता है बैटरी होती है, ठीक है। बैटरी में टर्मिनल क्या होता है? पॉजिटिव। एक टर्मिनल क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव पे जितने भी इलेक्ट्रॉन खड़े हैं वो एक्सिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो भाई साहब मुझे क्या लग रहा है वो कहां खड़े हैं? हाई पोटेंशियल पे। तो अभी मैंने बताया जो हाई पोटेंशियल पे होगा वो फ्लो करके कहां जाएगा? नीचे। अब वायर में तो कुछ ऊपर नीचे होता नहीं भाई, ठीक है ना, वायर में कोई ऊपर नीचे नहीं होता। तो अब जितने भी पॉजिटिव पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो तुरंत सर्किट कनेक्ट होने पे किसकी तरफ चले जाएंगे? नेगेटिव की तरह। क्यों? क्योंकि हाई पोटेंशियल सेट कर रहा है पॉजिटिव पे और लोअर पोटेंशियल सेट कर रहा है आपके नेगेटिव पे। तो टेस्ट चार्ज जो होगा वो कहां से कहां जाएगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। इज इट क्लियर? और कोई डायग्राम हो तो जैसे कि ये मैं दिखा देता हूं,
देखिए बैटरी ऊपर की तरफ रखी गई और बल्ब कहाँ है, नीचे की तरफ। तो हाई पोटेंशियल पॉजिटिव से देखा गया, ये नहीं देखा गया कि बैटरी ऊपर रखी रहेगी तभी करंट नीचे आएगा, नहीं आएगा। अगर आपको ये व्यायाम में तो दूर कर देता हूँ, देखिए मेरे पास एक और डायग्राम है, थोड़ा क्लास का वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा, बट आई कैन क्लियर यू वेरी इजी। देखिए ये सभी डायग्राम्स में देखिए, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, इससे करंट निकल के ऐसे चला गया, जबकि सर्किट का जो यूज है वो कहाँ रखा हुआ है, ऊपर, तो करंट यहाँ से निकला। करंट डिपेंड करेगा पॉजिटिव टर्मिनल पे और नेगेटिव टर्मिनल पे, ना कि आपके और चीजों पे। जैसे कि ये देखिए पॉजिटिव से करंट निकल के कहाँ गया, बल्ब पे, बल्ब ऊपर है, टंकी अगर ऊपर आ जाए तो नहीं करेगा। तो टंकी का कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ का कॉन्सेप्ट अलग है, इसी ऐसा समझने के लिए इससे रिलेट करना पड़ता है। आप रिलेट करके समझ गए हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये फ्लो करता है बैटरी का कनेक्शन लगने पर। तो अब ये जो फ्लो करता है वो करता है पोटेंशियल के कारण। पोटेंशियल को इसलिए डिफाइन किया है कि भाई ये टेस्ट चार्ज जितना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा, वर्क डन ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट लैक्टिक चार्ज इज कॉल्ड लैक्टिक पोटेंशियल। समझ रहे ना, लैक्टिक पोटेंशियल इज डिफाइंड वर्क डन बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यूनिट ऑफ लैक्टिक करंट। जैसे मैंने फॉर्मूले से डेफिनेशन बताई थी वो बना दिए। अब देख लेते हैं इसने बुक की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि यहाँ का लोअर पोटेंशियल को डिफाइन कर दो, जैसे आप इस एग्जांपल को लेके, तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव का होना इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाया जाता है। तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे डिफाइन किया जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लोअर पोटेंशियल पे लाने में लग रहा है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब ये बहुत दूर है बच्चों, दैट इज इंफिनिटी, इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाने पे जो लगता है इसे पोटेंशियल कहते हैं। या फिर मैं कहूँ जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है उसे पोटेंशियल कहा जाता है। हायर होता है ये पॉजिटिव पे, लोअर होता है नेगेटिव पे। इज इट क्लियर? मैंने 2-3 तरीके से डेफिनेशन बता दी है, आप एक बार देख लीजिए। अब बात आते हैं व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसे 1, जैसे कि अब इसका जो यूनिट है वो इसका होता है 1 वोल्ट वी, और वर्क का होता है जूल, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा डिफाइन 1 वोल्ट। तो अभी मैंने जैसे बताया कैसे करना डिफाइन, यूनिट प्लस क्वांटिटी। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए। 1 को यूनिट कहते हैं, यूनिट वोल्टेज, वी को मतलब वोल्ट कहा जाता है, वोल्ट, यूनिट वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड यूनिट जूल ऑफ वर्क डन और पर यूनिट कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है ना, वही सारा कुछ हुआ ना, पहले ये फिर बाद में, मतलब पहले यूनिट को डिफाइन किया मैंने, फिर उसके साथ नाम दिया। तो इस हिसाब से मैंने बनाई। वीडियो को एक बार आगे पीछे करके देख लेना, आप समझ लेंगे। ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है। आपके पास एक क्वेश्चन जरूर आएगा 1 वोल्ट वगैरह में। आप देखिए यहाँ पर ये बता दिया मैंने कि पॉजिटिव पोटेंशियल, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, जो नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ करता है। डिफर होता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसी भी 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन किया जाता है। इस डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, कि जैसे कि मतलब कि ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल 2 पोटेंशियल को पॉजिटिव नेगेटिव पे डिफाइन किया जाता है। तो इस नोन को कहा जाता है वोल्टेज, which is equal to वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट अगेंस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब है, स्टैटिक मींस रुका हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो एक क्षेत्र होता है करंट का। अब आता है फॉर्मूला VAB को आप VA माइनस VB इक्वल टू W/Q लिख सकते हैं। इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया है कि भाई जैसे कि ऊपर वाला VA हो गया, नीचे वाला VB हो गया। पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहाँ ले आए आप लोग, पहला इंफिनिटी पे था, अब इसके लिए डेफिनेशन बना रहा हूँ। तो VA माइनस VB इक्वल टू व्हाट, W/Q, W इसका माना जाएगा। तो इतना क्लियर है, एक बार वीडियो को आगे पीछे देख लेना पॉज करके। अब चलते हैं, इसका वोल्टेज क्या है, इसको मेजर जो करता है उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोल्ट मीटर क्या कहलाया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी एमीटर जैसा ही होता है, मैं डायग्राम नहीं बना पाया, सॉरी फॉर दैट। अब करते हैं ओम्स लॉ के। हाँ जी, ये है भाई सर ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये क्या कहता है मैं पहले बोल देता हूँ फिर सारा कुछ समझा दूंगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो पढ़ा चुका हूँ, वी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पढ़ा चुका हूँ। करंट में सारा चार्ज फ्लो करता है, पोटेंशियल के कारण चार्ज फ्लो करता है, समझ रहे हैं ना। मेरा कहने का मतलब है ओम्स लॉ वी और आई पे बना हुआ है, वी आई दोनों आप समझ चुके हैं। मैं एक एक्टिविटी दिखा देता हूँ, जैसे ये कि इसके अंदर पोटेंशियल बैठा हुआ है, पॉजिटिव पे तो हायर पोटेंशियल बैठा हुआ है, नेगेटिव पे लोअर पोटेंशियल बैठा हुआ है, तो वी बैटरी में पाया जाता है। और वायर के अंदर क्या चल रहा है, चार्ज, करंट, ठीक है। तो मैं कहता हूं ओम्स जो कहता है हमसे, कहता है कि जितना पोटेंशियल बढ़ा हुआ है, जैसे 2 बैटरी ले आए, 3 बैटरी ले आए, 4 बैटरी ले आए, तो ऑटोमेटिकली वायर के अंदर का करंट बढ़ जाएगा, वायर के अंदर का करंट बढ़ जाएगा। जैसे और अच्छे ढंग से बात कर लेता हूं, जैसे कि बैटरी कितने वोल्ट की होती है, 2 वोल्ट की होती है सर, ठीक है। घर में जो स्विच होते हैं क्या वो भी 2 वोल्ट के होते हैं? नहीं सर, वो तो 220 वोल्ट का होता है। कितने का? 220 वोल्ट का। तो बच्चे मैं ये कह रहा हूँ 220 वोल्टेज की जो वायर है, क्या उससे अपनी टंग लगा सकते हो, आप जीभ लगा सकते हैं? ये कह रहे हो सर सस्ते में मारोगे? नहीं बेटा, नहीं मारूंगा। बस ये समझ जाइए कि 240 और 2 वोल्ट में क्या चेंज हुआ, पोटेंशियल चेंज हुआ 2 से 240। जितना पोटेंशियल हाई होगा करंट का वैल्यू भी उतना हाई होगा। प्रोपोर्शनल साइन इसको कहते हैं। प्रोपोर्शनल साइन क्या है? ये फिजिक्स का एक साइन है, सॉरी मैथ्स का एक साइन है, जिसमें बताया गया एक क्वांटिटी बढ़ने पे दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। तो ओम्स लॉ ने यही बताया था कि जो आपका करंट है वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो पोटेंशियल, अगर ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो देख लीजिए अंडर द कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, वो कह रहा है कि देखो ये एक लिमिटेशन भी आती है कि फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर ये सर्किट है जैसे नीचे दिख रहा है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर सर्किट में कभी पतला वायर तोड़ दी, जोड़ दी, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल चेंज कुछ नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है इसमें कुछ अलग नहीं होगा। फिजिकल चेंज पे पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा बैटरी का, जैसे पॉजिटिव में और नेगेटिव में, across the conductor is directly proportional to current flowing through the conductor। तो मतलब कह रहा है I is directly proportional to V, directly proportional to I, अल्फा की तरह होता है प्रोपोर्शनल साइन। अदरवाइज आपको ठीक से नहीं दिख रहा हो तो बात अलग है। ओके, तो ये आपको बनाना है। फिर इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल को इक्वल में लाने के लिए, प्रोपोर्शनल को इक्वल में लाने के लिए कांस्टेंट दिया जाता है, उसे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहा जाता है बच्चों, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहा जाता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, प्रोपोर्शनल हटा दिया, इक्वल साइन में लेकर आए। तीसरा वो नंबर देखिए ध्यान से, कौन बढ़ गया? R। तो R को आप क्या कह सकते हैं? R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट कॉल, और जो उसका नेम है, जो साइंटिस्टों को बाद में समझ में आया, वो नेम क्या था? रेजिस्टेंस। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए कि एक बैटरी ले लेनी चाहिए, ऊपर नीचे वायर्स लेनी है, एक रेजिस्टेंस लेना है, रेजिस्टेंस पे वोल्टमीटर लगाना है। वोल्टमीटर कैसा लगता है? देखो ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, तो दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। तो वोल्टमीटर जो भी है, याद रखना, वोल्टमीटर सर्किट में कैसा लगता है बच्चों? पैरेलल। ये पूछा जा सकता है पेपर में कि वोल्टमीटर कैसे लगता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पैरेलल लगता है वोल्टमीटर, और देखिए साथ के साथ कौन लगा है? फर्स्ट के बाद दूसरा, सीरीज। तो सीरीज में लगता है ये एमीटर, और वोल्टमीटर लगता है पैरेलल में। ये वर्ड याद रखना बच्चों, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो आई होप क्लियर है। अब देखिए ग्राफ, अगर कोई प्रोपोर्शनल ग्राफ दे, प्रोपोर्शनल जो क्वांटिटी का ग्राफ दे, तो कैसे चलेगा? V और दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है, मतलब सीधी लाइन बीच में से निकलती है, ना यहाँ से या ना वहां से, सीधी स्ट्रेट। प्रोपोर्शनल ग्राफ आपने 9th क्लास में भी डिफाइन कर रखे होंगे, अगर आपके टीचर ने कराया होगा। जैसे कि वहां आपने किया होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp/dt। जब फोर्स का और मोमेंटम का जब ग्राफ बनाना पड़ता है तो उसे बीच में से सीधा बनाना पड़ता है। शायद आपने किया हो, नहीं किया हो, मतलब प्रोपोर्शनल का साइन बस याद रखना, जब कभी भी आ जाए तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये ग्राफ है, दोनों के बीच से सीधी लाइन निकल गई है, ये याद आपको होना चाहिए ग्राफ। इतना क्लियर हुआ? डायग्राम आप इसे देख लीजिए, बनाना सीख लीजिए। पोटेंशियल को हमेशा पैरेलल में लगाना है, इसे सीरीज में लगाना है। ये की होगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी होगी, कंडक्टर होगी, ये आई करंट है। सेकंड डायग्राम आपका बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें भी हम करेंगे। ओके, अब बात करते हैं, अगर इस फॉर्मूले को लिया जाए V=IR, तो इसमें से अगर I निकाला जाए तो I क्या हो जाएगा? I ये है, R को इधर मारूंगा, फैक्ट के मारने पर R कहाँ गिरेगा? देखिए पैरों में आया, बचा है।
तो पैरों में गिरने के कारण उसका क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो आई कैन बी रिप्रेजेंट वी बाय आई। अगर मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, तो अब आई और वी को इक्वल साइन को ब्रेक किया जा सकता है, 1/r में लिखा जा सकता है। इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है बच्चों कि आमने सामने ना होके, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i था, तो सीख लें प्रोपोर्शनल में डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ती। अगर साइन में आपको अगर फॉर्मूले को प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आप ब्रेक कर सकते हैं तो बड़ी बड़ी नीचे जो डेफिनेशन लिख देते हैं वो इजी हो जाएंगे, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। जैसे इसमें क्या होता है कि अगर i बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, अगर i घटेगा तो v भी घटेगा। तो मतलब प्रोपोर्शनल अगर हो आमने सामने तो एक क्वांटिटी चेंज करने पे दूसरी क्वांटिटी चेंज होगी। अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया तो ये भी इंक्रीज करेगी, अगर ये डिक्रीज कर दिया तो ये भी डिक्रीज करेगी। लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में। ओके, अब आ जाइए इस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पॉज करके लिख लिया होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जैसे r का वैल्यू अगर इंक्रीज करूंगा तो i की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मींस r इंक्रीज एंड i डिक्रीज। इफ r को डिक्रीज करूं तो i क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आमने सामने ना होकर अपोजिट में जब कभी होते हैं, डायगोनली और न्यूमरेटरी, तो इसमें ये समझा गया है कि एक चीज बढ़ाने पे दूसरी चीज घट जाती है, डिक्रीज होती है। तो करंट बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, या फिर मैं कहूँ रेजिस्टेंस बढ़ाने पे करंट कम हो जाएगा। ऐसी चीज आपको याद करनी पड़ती है, बट मैं नहीं कहता याद कीजिए, फॉर्मूले से याद रखिए प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अपनी फॉर्मेट में पॉज करके वीडियो लिख लीजिए जैसा भी आपको लिखना है। तो मैंने कहा है कि R डिपेंड करता है किस पे, नेचर, ज्योमेट्री और फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर। जैसे कि ओम्स लॉ का डायग्राम ये है, इसको आप R कहते हैं। उस सर्किट में भी जो मैंने बना रखा था, ये बैटरी है आपके लिए, ये आपका वोल्ट मीटर, नहीं सॉरी ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है ये, ठीक है। ये आपका एमीटर है बच्चों, और ये आपके पास ये बैटरी है, सॉरी ये बैटरी है, ये की है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस नहीं रियोस्टेट है। ये क्या है, रियोस्टेट। रियोस्टेट वो होता है जिसका रेजिस्टेंस को कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके इस पॉइंट से आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है बच्चों, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा दिया इसने वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर जहां पर लिख भी रहा है, वोल्ट मीटर के साथ लिखा है एमीटर। तो आई होप सर्किट दिख गया होगा, जैसे कि इस वाले सर्किट को ड्रॉ किया गया है, रेजिस्टेंस के साथ वोल्ट मीटर। आपको यहाँ रियोस्टेट नहीं दिखाया गया है, नहीं तो अक्सर बुक्स में यहाँ रियोस्टेट दिखाया जाता है। वायर ऐसे आती है, ऐसे कर देती है, और इस वायर में से ऐसे 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 करके एक चीज जुड़ी होती है, जिसे आपको बताते हैं टीचर की रियोस्टेट है। ये क्या है, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट डायग्राम में कहाँ होता है, ये रहा। तो इतना क्लियर हुआ होगा आपको। ओम्स लॉ पूरा ठीक से समझाया है। अब भी कोई गलतियां हैं तो ठीक है, आप कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू। तो बच्चों चालू करते हैं। हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, मतलब हाँ जो सही सोच रहे हैं आप, हीट जनरेट होती है जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो करता है किसी सर्किट से। जैसे कि सर आपने तो देखिए ज़्यादातर चीज़ें देखी हैं, तो उसमें नहीं देखा होगा, ये सिंपल सा सर्किट मैंने बनाया है। ये देखिए बच्चों, इस पे मत जाना, ये क्या आ रहा है मेरा, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा सर्किट, एक बैटरी है। बैटरी देखिए आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन होता है ज़्यादातर, कि इसे क्या कहते हैं। इसे सेल कहा जाता है बच्चों, इसे सेल कहते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, जिसमें एक से ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव्स हो, उसे आप क्या कहते हैं, बैटरी। ये आपको 8th क्लास में समझाया जाता है, पर नहीं समझोगे तो लिख लीजिए, ठीक है। ये चीज मैं नहीं बताऊंगा लिखने के लिए। ओके, बैटरी होती है। बैटरी के बाद कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं। रेजिस्टेंस क्या होते हैं सर, वैसे तो हमारे अप्लायंसेस को फिजिक्स में रेजिस्टेंस कहा जाता है, बट इसने यहाँ सिंबल दिया है तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसी चीज है जो रजिस्ट कर रही है। रजिस्ट क्या करती है उसे पूरा आज मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो लाइट बल्ब है और स्विच है, स्विच का सिंबल था। तो अगर ऐसे सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे इधर से चलेगा, इधर की तरफ ऐसे होकर आएगा, तो ये करंट हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या पड़ेगा, सॉरी ये बल्ब क्या करेगा, हीट। आपको बताइए जब बल्ब जब जलता है, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, जब कभी भी बल्ब आपके जलते हैं, जैसे ये बल्ब है, ये बल्ब ऑन है, अगर इसे 10-5 मिनट बाद देखा जाए, आधे घंटे बाद देखा जाए, इसे टच करते हैं तो क्या फील होता है आपको, हाँ याद आ गए। इसे बेटा मैं अगर टॉपिक में लिख दूं तो भूल जाते हो आप लोग। तो सभी को पता है कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस वाला, मतलब ऐसा बच्चा नहीं जो चांद से या अंतरिक्ष से या कहीं से और से आया है, बल्ब तो हमने पकड़ा ही नहीं, जला देखा ही नहीं, तो हर किसी ने देखा है। तो आपको उस टॉपिक का नाम डाला है मैंने, हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक
करंट, तो ये पॉसिबल होता है। अब इसमें क्या क्या चीज आनी चाहिए आपको, देख लीजिए। जैसे यहाँ एक सिंपल सर्किट दिखाया मैंने, एक स्विच दिखाया, एक सेल दिखाया, एक बल्ब दिखाया, मैंने कुछ सारा कुछ बताया कि जो बल्ब है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो मेरा करंट हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये टॉपिक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए जैसे कि आपको बताया जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी दो पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो इक्वल होता है वर्क डन, मतलब वर्क डन मूविंग चार्ज अपॉन मतलब डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चीज का इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से निकाले तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कितना हो जाएगा, वी क्यू, जैसे कि यहाँ लिख दिया गया है। ओके, अब देखिए जैसे कि आपने इतना तो देख लिया, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, I इक्वल टू व्हाट, Q बाय T। यहाँ से Q निकालेंगे तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू I T। अगर Q का फॉर्मूला आ गया है, इस Q को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VIT, VIT। तो W अगर VIT हो जाएगा तो ओम्स लॉ भी आपको मैंने पढ़ा दिया है। ओम्स लॉ क्या होता है, IR। तो इस V को मैं IR में चेंज कर दूं, हाथ से कर दो, तो IRIT। तो इसका मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, I स्क्वायर RT, मतलब W इक्वल टू I स्क्वायर RT बन गया बच्चों। अब देखिए जैसे कि आपको पता है, मैंने सारा कुछ अभी समझाया ऊपर, जो हीट है प्रोड्यूस की गई है इलेक्ट्रिक बल्ब के कारण, वो किसके इक्वल होगी, वर्क के इक्वल होगी। मतलब ये बात आपको लिखनी पड़ेगी वहां पर, याद रखना कि हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब इक्वल टू हीट इक्वल टू वर्क डन, मतलब H इक्वल टू W। H इक्वल टू W मतलब W को जो अभी आप लिखना था आपने, W इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो W को हटा के मैं किसको ले आऊंगा, H को। H को लाने पर उस फॉर्मूले को क्या कह दूंगा, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब H की यूनिट क्या होगी, जैसे W की यूनिट मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका था, जूल में होती है। तो इस हीट की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, जूल। इज इट क्लियर? अच्छा समझ गए हो ना, देख लो, अटक गए हो भी, अरे नहीं, चलो तुम लोग कह रहे हो, मैं मान लेता हूं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड चेक। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड मींस रेजिस्ट, ये वर्ड ज्यादातर आप देखते हैं, रेजिस्ट मींस सम टाइप ऑफ अपोज, मतलब लोको मतलब इसका फील आता है इंग्लिश में। जैसे कि सम पर्सन इज ट्राइंग टू डू समथिंग रॉन्ग विद मी बट आई रेजिस्ट, मैंने उसे रोक दिया। तो रेजिस्ट ये होता है, ठीक है ना। तो आपको अब रेजिस्ट का एक फुल फॉर्म बना दे, रेजिस्टेंस, तो फिजिक्स में आ गया। अब फिजिक्स में किसको रोक रहा है सारा कुछ डिस्कस करूंगा मैं। तो रेजिस्ट मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को रोकेगा। तो देख लेते हैं, V इक्वल टू IR फॉर्मूला ऑलरेडी बना चुके थे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहा था उस टाइम तो। और इसका फॉर्मूला क्या बना सकता हूं मैं, जैसे अब I में लात मारूंगा तो V के नीचे जाके गिरेगी पहलों में, तो फॉर्मूला हो जाएगा R इक्वल टू V बाय I, मींस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फ्लो कौन करता है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल तो फिक्स होता है सर, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव पे, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल नेगेटिव पे, कौन फ्लो करता है, करंट। तो भाई R किसका विरोध करेगा, फ्लो किसका देगा, देख लो डायग्राम दिख रहा है आपको। रेजिस्ट मतलब मैंने एक वायर का व्यू दिखाया आपसे, मतलब वायर है उसमें से करंट निकल के जा रहा था, तो मैंने कहा कि इस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए। रेजिस्टेंस बढ़ाने का मतलब ये वायर को टाइट करके दिखा रहा है, ये कौन है, करंट निकल के जा रहा है। तो जितना रेजिस्टेंस ये बढ़ेगा, जितना ये पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा, उतना ही आप देख सकते हैं आपके करंट को यहाँ पास होने से इस पॉइंट से उस पॉइंट तक डिफिकल्टी बढ़ेगी। मींस दिस पर्सन इज मेकिंग रेजिस्ट ऑफ द मोशन ऑफ दिस पर्सन, मतलब ये इसको रोक रहा है, दिस कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ये है, किसको रोक रहा है, करंट को। तो ये सारा डेफिनेशन मैंने लिख दिया, एक बार पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, मतलब ये तो यहाँ से बना दे फॉर्मूले से डेफिनेशन, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज व्हिच, अरे भाई प्लीज यार, भाई प्लीज हाथ जोड़ लो, अब तक तो वीडियो खत्म होने वाली है। तो रेजिस्टेंस which do not allow which oppose the flowing current in any circuit is called resistance। समझ रहे हैं, डेफिनेशन दोनों तरफ से क्लियर है, आपकी डायग्राम से भी और आपकी बुक की ड्राइंग से भी। और भी मैंने थोड़ा सा लिया है, क्या, V एम्पियर और O। जैसे मैं अभी फॉर्मूला बनाया आपके लिए, R इक्वल टू V बाय I। पोटेंशियल कह रहा है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल कह रहा है कि भाई साहब आप किसकी तरफ चले जाइए, नेगेटिव टर्मिनल के लिए, कौन, करंट। बट करंट को रोक रहा है कौन, ओम। ओम मतलब ओम्स कांस्टेंट, R रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस डू नॉट वांट दैट पोटेंशियल विल मतलब करंट विल फ्लो, ठीक है।
तो आई होप आप समझे होंगे, थोड़ा सा अपना नॉलेज अपने आप पे लगाइए। तो रेजिस्टेंस ये होता है बच्चों, इससे बेटर मुझ पे कुछ नहीं था रेजिस्टेंस को समझाना। दिखता है नहीं कोई सा भी नहीं, पोटेंशियल दिखता नहीं, करंट दिखता नहीं, रेजिस्टेंस दिखता, बट फील किया जाता है। तो फील वाली चीज, फील तो मुझे कर लेंगे, तुम कितना इंसान है, कितना पकाता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो R इक्वल टू होता था V बाय I। तो V का यूनिट क्या होता है वोल्ट, I का क्या होता है एम्पियर। तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो 1 ओम को डिफाइन करना बच्चों आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ओम का सिंबल ये होता है बच्चों, यहाँ पर बनाया हुआ मैं थोड़ा सा और नाचने वाला बना गया, उसके लिए सॉरी, ये लो हम नाचते हैं। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर है। अब देखो क्या से मैं इसकी डेफिनेशन बनाता हूँ। आपके पास अक्सर क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 ओम को फिर वही चेक करे भाई साहब, मैंने तो भाई देख सीधी बात है, फॉर्मूले याद करनी है, डेफिनेशन किसी के बना ले, क्योंकि हर किसी की डेफिनेशन पूछ सकता है वो। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, मुझे पता है, पहले यूनिट को डेफिनेशन में बोलूंगा, फिर क्वांटिटी को। यू मतलब यूनिट को डिफाइन करूंगा, क्यू मतलब क्वांटिटी को। तो कर लेता हूं 1 यूनिट, 1 को तो यूनिट कहते हैं, यूनिट ओम ऑफ क्वांटिटी क्या है इसकी, रेजिस्टेंस। यूनिट ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड इक्वल टू क्या इज डिफाइंड, यूनिट वोल्टेज किसकी है, वोल्टेज कितनी होती है, पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है ना। यूनिट ओम रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज यूनिट वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर। इज इट क्लियर। कंडक्टर वो बस वाला कंडक्टर है, कंडक्टर वही कंडक्टर है। तो भाई यहाँ तक समझ में आया तुम्हें, आया नहीं आया, हाँ तो बोलना पड़ेगा। अब कह रहे वीडियो में कैसे बोल दे भाई साहब, बोल लो क्या है, तुम्हें तो इंटरेस्ट बनेगी। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो अपोज करता है कंडक्टर के अंदर किसको, फ्लो ऑफ करंट को। दो ऊपर वाले डायग्राम से मैंने सिखा दिया है। ये -1 आना था या -2 कर दिया बाय मिस्टेक, माफ कर देना भाई साहब। देखिए एक पेरेंट्स आ गए मेरे पास, कहता मेरे बच्चे को 10 बढ़ा दिया। अरे भाई हम भी तो इंसान है, तो भगवान तो है नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक गलती से हो जाती है तो माफ कर दिया करो। अब हाँ, अब मेरे जो बच्चे जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ उनकी जीभ बन गई। अच्छा हम थोड़ी सी गलती कर दे जब तक अटैक कर देते हो सर, भाई साहब ये मेरा हक है, ठीक है। तो ये टीचर का आगे भाई काटूंगा। अब पर तुम लोग थोड़ा इग्नोर कीजिए, एक गलती से मैंने जब टाइप किया होगा तो लिखना मैं भूल गया, मतलब टीम ने लिखना भूल दिया है। सतपाल सर ने बहुत मेहनत की है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। आप देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस अपोज जो दिखा रहे हैं ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये लाल वाला इंसान किस किस को नाराज होगा, किस किस के लिए रहेगा। तो ये देख लीजिए डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे। लेंथ और एरिया कैसे पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला आपको याद करना है कि लेंथ पे डाई पे प्रोपोर्शनल करता है, मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे देख लेते हैं, जैसे ये है, ये लेंथ और ये लेंथ, दोनों की लेंथ अलग है। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव दिखाया मैंने, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव दिखाया है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए दिखाया है कि ये लोअर पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के कार्टून जा रहे हैं और पॉजिटिव पे पहुंच जाएंगे। अगर छोटी लेंथ होगी तो ये बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, हाँ हम तो पहुंच गए बहुत जल्दी, तो इसका मतलब करंट बहुत फास्ट फ्लो हुआ, ठीक है। अगर लेंथ को बड़ा ही कर दिया जाए तो आधे तो रास्ते में गिर लेंगे, अरे मर गए। तो इसका मतलब क्या कहता है, if resistance length will increase तो resistance of the wire will increase। लेंथ को बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अभी कह रहे थे आसानी से कौन नहीं पहुंच पाएगा, करंट। तो ये पहला डेफिनेशन क्लियर होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, और ये पूरा सरफेस जो लाल लाल दिख रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया है, पता ना आपको। और पोटेंशियल खड़ा होगा तभी वायर से करंट जाता है, ये नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल। अब देख लेते हैं कि भाई साहब थिकनेस बढ़ा देते हैं। थिकनेस क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब R को बताया जाता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। A क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा है, जैसे वायर मेरे पास कोई सैंपल में है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो सामने से दिखता है सर्कल वाला, इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कह रहा है इसको बढ़ाए घटाए, हिंदी में कहा गया, इंग्लिश में कहा गया थिकनेस, हिंदी में कह रहा हूं घटाना बढ़ाना। तो कहता है कि अगर एरिया बढ़ाऊं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहले लिखवा देते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर एरिया घटाऊं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। देख लेते हैं, जैसे कि इसमें रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ज्यादा है, करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है, छोटे छोटे कार्टून फंस गए, अरे भाई कैसे निकलेंगे, वो वाली कंडीशन हो चुकी है उनकी। क्यों, क्योंकि इसका एरिया कैसा है, ये वाला यहाँ से देखा जाता है, ये यहाँ की मोटाई, गोल मोटाई, तो ये बहुत
कम है, कम होने के बाद रेजिस्टेंस का एरिया क्या हुआ, बहुत कम वायर का, तो रेजिस्टेंस कैसा होगा वायर का, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, तो बेचारे फंस गए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आपने थिकनेस को बढ़ा दिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन को मोटा कर दिया है। मोटा करने पे क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। देखो करंट कैसे मौज से जा रहा है, फिर मजे आ गए। और लास्ट है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे ही ये वायर से पास करेंगे तो अगर वायर का करंट का टेम्परेचर बढ़ जाए तो करंट को फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखिए मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये वायर जो ब्लू है वो एरिया सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया को दिखाती है, और मैं जो 1/a कह रहा हूँ वो इन वायर्स का है, जिस बंडल दिख रहे हैं ना वो सामने से इनका। ठीक है, हर किसी को छोटे छोटे बना के हम बड़े ज्यादा में बना देते, क्यों, ये सारा खेल रेजिस्टेंस का है, क्योंकि हम करंट फ्लो कराना चाहते हैं, अपोज करता है करंट का ये। तो हमने यहाँ से सीखे दो फॉर्मूले, R L और R 1/a। अब इस प्रोपोर्शनल को जैसे हमने ओम्स लॉ में हटाया था, V I था, V को I R कर दिया, प्रोपोर्शनल को इक्वल में ले गए, R को कांस्टेंट कह दिया, तो ऐसे ही इसको हटा देते हैं, इसको हटाते रो L A से, रो L A। रो को क्या कहा जाएगा, रो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहा जाता है, लेंथ एरिया वाला सारा कुछ बता दिया, यहाँ बता दिया रो इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब इसे फिजिक्स में क्या कहा है रो को, तो फिजिक्स में कहा गया है रेजिस्टिविटी। क्या कहा है, रेजिस्टिविटी, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, रो को अगर यहां से निकालेंगे तो रो होगा आपका RL/A, सॉरी A/L। आज के लिए बच्चों मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि रेजिस्टिविटी एक अच्छा टॉपिक है, मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा इसके लिए नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप आप लोग सभी चीजों से क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। सतपाल सर चीजें बता रहे हैं, आप उन्हें फॉलो कीजिए। अगर आप मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। PDF आपको सभी को बना के दी है सतपाल सर ने, मैंने बड़ी मेहनत की है, इसमें काम किया है, आपके पास रहेगी तो आपको इजी भी हो जाएगा याद करना। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मैं लगातार डाल रहा हूँ, मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊं और ज्यादा से ज्यादा आपको क्लियर करूं आपके टेस्ट के बारे में, आपके स्कोर के बारे में, और साइंस को आपके लिए ऐसे इजी बना दूं लगे कि साइंस तो बहुत सालों से पढ़ी हुई है। सब टॉपिक कौन कौन से आते हैं वो प्रीवियस ईयर से क्लियर हो जाए, प्रोजेक्टर से क्या क्या टॉपिक के अंदर आपको आना चाहिए यहाँ से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए काफी है, थैंक यू। यहाँ से क्लोज करते हैं।